देश की राजधानी दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर एक आम से परिवार में जन्मा एक आम सा लड़का देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अचानक मम्मी मम्मी कह के कैसे पुकारने लगता है। इतना ही नहीं, इंदिरा की पेशानी पर आने वाली शिकन की एक लकीर भर को दूर करने के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे देता है कि जिस कुर्बानी की दास्तान आज भी समूचे हिंदुस्तान को सिहरा सकती है। आखिर क्यों कांग्रेस का एक नेता खून से लथपथ हो भूख हड़ताल कर इंदिरा के आगे गुहार लगाने लगता है कि इस लड़के को गोद ले लीजिए, और फिर कैसे एक 30 साल के लड़के को सबके सामने सार्वजनिक मंच पर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गोद ले लेती हैं। और फिर इंदिरा की मृत्यु के बाद इंदिरा का वो तीसरा बेटा आज कहाँ है, किस हाल में है, कैसा है और क्या कर रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे बस इसे एक दास्तान में। तो आइए हमारे साथ पूरब के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर की गलियों में। दौर था 1946 का और कैलेंडर में तारीख दर्ज थी 18 नवंबर। कानपुर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों में से एक महेंद्र नाथ के घर जन्म होता है उनके तीसरे बेटे का। पूरा परिवार खुशियों के रंग में सराबोर हो जाता है। परिवार वालों ने अपने तीसरे बेटे का नाम सोनू रखा, जिसकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा पड़ोस के ही प्राथमिक विद्यालय से संपन्न हुई। जब पिता महेंद्र नाथ को अपने तीसरी संतान के लिए स्कूल का चयन करना था तो महेंद्र नाथ ने अपने तीसरे बेटे सोनू की पढ़ाई के लिए देश के सबसे महंगे स्कूल दून स्कूल का चयन किया। सोनू दून स्कूल में पढ़ाई जरूर कर रहा था, मगर दून स्कूल में भी ज्यादातर वक्त उसका अकेले में गुजरता था। बहुत दोस्त नहीं थे। हाँ, एक दोस्त जरूर था जिसके साथ सोनू की इतनी पक्की यारी थी कि उस यारी के चर्चे दून स्कूल के गलियारों में पसरे पड़े थे। नाम था संजू। पढ़ना हो या खेलना, खाना हो या सोना, 24 घंटे संजू और सोनू एक दूसरे के साथ ही नजर आया करते थे। और इसी तरह एक दूसरे के कंधों पे हाथ रखे संजू और सोनू का बचपन स्कूल के दिनों को गुजारता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है। कैलेंडर के पन्ने फड़फड़ाने लगते हैं और फिर एक रोज आता है जब संजू और सोनू एक दूसरे का हाथ थामे प्रधानाचार्य के दफ्तर में जा अपनी स्कूली शिक्षा का आखिरी प्रमाण पत्र लेते हैं और फिर विद्यालय की दहलीज से बाहर निकल एक दूसरे की राहों की ओर देखते हुए एक दूसरे से नजरें चुराकर अपनी अपनी राहों पर बढ़ जाते हैं। सोनू कलकत्ता वापस लौट सेंट जेवियर कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई करने के साथ साथ अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगा था। कुछ बरस और गुजरते हैं। जेवियर्स कॉलेज से सोनू की बीकॉम की शिक्षा पूरी होती है और एक रोज सोनू रात में अपनी तमाम डिग्रियों का पुलिंदा हाथ में थामे कलकत्ता से दिल्ली की रेलगाड़ी में जाकर बैठ जाता है और अगली सुबह हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतर हाथ में डिग्रियों का पुलिंदा थामे संभावनाओं की नई तलाश में जुट जाता है। दिन भर हाथों में अपना बायोडाटा और डिग्रियों का पुलिंदा थामे कॉर्पोरेट दफ्तरों के चक्कर काटते सोनू को एक रोज यूं ही सड़क पर घूमते हुए कानों में एक आवाज सुनाई देती है, जो आवाज बेहद जानी पहचानी थी, बरसों पहले सुनी गई थी, मगर उतने ही लाड के साथ पुकारी गई थी, सोनू। सोनू पीछे पलट के देखता है तो ये संजू था, सोनू का वही बचपन का दोस्त जो सालों बाद दिल्ली की सड़कों सोनू के सामने दोबारा आकर खड़ा हो चुका था। मगर शायद सोनू को इल्हाम नहीं था, ये सोनू की जिंदगी में महज संजू की वापसी नहीं, सोनू की जिंदगी में संभावनाओं का नया अध्याय था। चूंकि वो संजू कोई और नहीं, देश की महियशी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी थे, जो नए सिरे से लंदन की पढ़ाई पूरी करने के बाद संगठन की चूलें कसने में लगे हुए थे। अब जब बचपन का जिगरी यार इतना ताकतवर सियासी किरदार हो तो आप सियासत से बच के कैसे रह सकते हैं। संजय गांधी को दरकार थी उस वक्त अपने वफादारों की एक ऐसी फौज की जिस फौज के सहारे वो कांग्रेस के भीतर ओल्ड गार्ड्स को किनारे लगा सकें, और संजय को अपना सबसे पहला सेनापति मिल चुका था, अपना बचपन का यार सोनू। इसी बीच एक तारीख आती है
25 जून 1975, जब देश के लोकतंत्र के हाथों में हथकड़ियां बांध उसे काल कोठरी में ठूंस दिया गया था। देश में आपातकाल लगा था। इसके बाद 18 महीनों के आपातकाल के भीतर संजय गांधी के हर खाप को जमीन पर अमली जमा पहनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं सोनू। आहिस्ता आहिस्ता वो दौर भी आता है जब लोकतंत्र की कारागार से रिहाई होती है, नए सिरे से चुनाव होते हैं, जिन चुनावों में कांग्रेस को ऐतिहासिक पराजय का सामना करना पड़ता है। इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हार जाती हैं रायबरेली से, संजय गांधी अपना चुनाव हार जाते हैं अमेठी से, समूचे उत्तर भारत से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है, सिवाय एक दुर्ग के, एक दुर्ग जहां कांग्रेस का झंडा जेपी की आंधी के बावजूद पूरी शान और शौकत से लहरा रहा था, गढ़ छिंदवाड़ा का। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला। देश में जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। ऐसे में कांग्रेस संगठन के भीतर मजबूत पदों पर बैठे हुए लोग अपने सियासी मुस्तकबिल को संवारने की नई संभावनाएं टटोल रहे थे, तो सोनू के मानस के भीतर भी नई सियासी संभावना ने जन्म लिया। छिंदवाड़ा से टिकट हासिल कर लोकसभा के भीतर पहुंचने की चाहत अब सोनू के मानस में पलने लगी थी, मगर सोनू इसे सीधे संजय गांधी और इंदिरा गांधी से बताना नहीं चाहते थे। इसके लिए सोनू ने राजनीतिक कूटनीति का सहारा लेते हुए, संगठन के भीतर अपनी हनक का इस्तेमाल करते हुए गार्गी शंकर मिश्रा के खिलाफ छिंदवाड़ा के भीतर ही अपना एक मोहरा उतारने की ठानी और जल्द ही छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर शंकर राव दाढ़े को नियुक्त कर दिया, जो सोनू के सबसे वफादार सिपह सालारों में से एक हुआ करते थे। इसी बीच जनता पार्टी के हुक्मरानों के द्वारा आपातकाल के सबसे बड़े कसूरवार संजय गांधी के खिलाफ तमाम मुकदमों की फाइलों को दोबारा खुलवाए जाने का एक सिलसिला सा शुरू हुआ, जिसके चलते संजय को कोर्ट में बारंबार पेश होना पड़ रहा था। इंदिरा संजय को लेकर बेहद परेशान थी। एक ऐसी ही शाम थी जब इंदिरा बेहद परेशान अपने आवास में सोनू से कुछ बातें कर रही थीं संजय की सुरक्षा के संदर्भ में। क्योंकि अगली सुबह अदालत संजय के खिलाफ एक मुकदमे का फैसला सुनाने वाली थी और संभावनाएं ऐसी लग रही थीं कि संजय को तिहाड़ भेजा जा सकता है। ऐसे में इंदिरा को डर सता रहा था कि कहीं तिहाड़ के बैरक में अकेला पाकर जनता पार्टी के हुक्मरान बदला लेने के उद्देश्य से संजय के साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दें। बस इसी चिंता से इंदिरा बेहद परेशान नजर आ रही थी। सामने बैठे सोनू ने इंदिरा की पेशानी पर पड़ते बल को देखा तो तत्काल इंदिरा से बोला, चिंता क्यों करती हैं? संजय तिहाड़ के बैरक में अकेले नहीं रहेंगे, उनके साथ मैं रहूंगा। इंदिरा ने मुस्कुराते हुए सोनू से कहा, वो तुम्हारा दोस्त जरूर है, मगर तुम उसके साथ जेल नहीं जा सकते हो। जेल जाने के लिए कुछ अपराध करना पड़ता है और तुम्हारे खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं है। सोनू ने इंदिरा से कहा, नहीं है तो हो जाएगा। इंदिरा को तब तो कुछ समझ नहीं आया, मगर जब अगली सुबह अदालत में जज साहब संजय गांधी के खिलाफ सजा का ऐलान करने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठे, तब अचानक संजय गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए एक लड़का कोर्ट रूम के भीतर दाखिल होता है और कागज की बनाई हुई कुछ बॉल्स जज साहब के चेहरे पर मारते हुए संजय गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सीधा वेल के भीतर आकर खड़ा हो जाता है। अदालत के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और जज साहब सामने खड़े हुए लड़के की ऐसी बदतमीज हरकत को देखते हुए गुस्से में आकर पुलिस को यह आदेश दे देते हैं कि संजय गांधी के साथ इस लड़के को भी ले जाकर बैरक में बंद कर दो। और बिना किसी अपराध के सोनू महज संजय के साथ दोस्ती निभाने के लिए और इंदिरा की पेशानी पर आई उस शिकन की लकीर को दूर करने के लिए तिहाड़ की बैरक में चला जाता है। मगर यह तो महज शुरुआत भर थी। आने वाले 15 महीनों के भीतर तकरीबन 14 बार बगैर किसी अपराध के इसी तरह किसी न किसी छद्म नाटक के तहत सोनू महज संजय का साथ देने के लिए कारागार का कष्ट भोगता रहा। यह वही दौर था जब सोनू इंदिरा गांधी के इतने करीब आ चुका था कि संजय की तरह ही सोनू भी अब इंदिरा को मम्मी मम्मी कहकर पुकारने लगा था। इसी बीच इंदिरा कांग्रेस की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक का ऐलान होता है। बैठक दिल्ली में आयोजित थी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए छिंदवाड़ा से जिला कांग्रेस अध्यक्ष शंकर राव दाढ़े भी एक मांग के साथ दिल्ली पहुंचे हुए थे। मगर आयोजन स्थल पहुंचने से ठीक पहले दाढ़े का टेम्पो सड़क पर पलट जाता है। दाढ़े बुरी तरह घायल हो जाते हैं। खून से लथपथ दाढ़े ऑटो की खिड़की तोड़कर बाहर निकलते हैं और उसी सड़क पर बीचों बीच भूख हड़ताल यानी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनकी बात नहीं सुनेंगी, वो अन्न का एक दाना भी नहीं लेंगे, चाहे उनके शरीर से जितना भी खून बह जाए।
आयोजन स्थल पर बैठक में हिस्सा लेने के लिए इंदिरा गांधी का काफिला जो ही आयोजन स्थल की तरफ बढ़ा कि सामने खून से लथपथ बैठे दाढ़े को देख इंदिरा खुद अपनी गाड़ी से बाहर निकल शंकरराव दाढ़े से मुलाकात करती हैं। दाढ़े मुलाकात के भीतर अपनी दो मांगे इंदिरा के सामने रखती, एक गार्गी शंकर मिश्रा का छिंदवाड़ा से तबादला और दूसरा छिंदवाड़ा की जनता के सामने सोनू को सार्वजनिक मंच पर गोद लेने की घोषणा करना। इंदिरा ने दाढ़े को आश्वासन स्वरूप दो शब्दों का एक वाक्य बोला, ठीक है विचार करूंगी, और ऐसा कह इंदिरा अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। दाढ़े का आमरण अनशन उसी वक्त समाप्त हुआ और इसके बाद 1980 के लोकसभा चुनावी उम्मीदवारों की जब सूची आई तो सूची में छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट से गार्गी शंकर मिश्रा का पत्ता कट चुका था और सोनू को छिंदवाड़ा की सीट मिल चुकी थी। चुनाव प्रचार के दौरान छिंदवाड़ा के भीतर एक बड़ा जलसा आयोजित कर सार्वजनिक मंच पर सबके सामने यह ऐलान किया कि आपको कांग्रेस के चुनावी प्रत्याशी सोनू को वोट देकर संसद नहीं पहुंचाना है, बल्कि इंदिरा के तीसरे बेटे सोनू को वोट देकर संसद पहुंचाना है। सोनू मेरा तीसरा बेटा है, राजीव और संजय के बाद मैं इसे ही अपना तीसरा बेटा मानती हूं। सबके सामने इंदिरा गांधी ने सरेआम सार्वजनिक मंच पर एक 30 साल के लड़के को गोद लेकर अपना आशीर्वाद दिया और इस आशीर्वाद को अपना समर्थन दे जनता ने 1980 के लोकसभा चुनाव में भारी मतों से सोनू को जिताकर देश की संसद पहुंचा दिया। सोनू के लिए ये उनके जीवन का स्वर्णिम दौर था, मगर तभी 31 अक्टूबर 1984 की वो मनहूस सुबह आती है जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने गोलियों से भून दिया था। यकीनन ये सोनू की जिंदगी के लिए एक अपूरणीय क्षति थी, मगर इसका सोनू के राजनीतिक जीवन पर कहीं कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा। 91 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो 1991 से 95 तक पर्यावरण मंत्री का जिम्मा संभाला, फिर 95 से 96 तक कपड़ा मंत्री बने। सोनू की ये सियासी यात्रा अनवरत बिना रुके आगे बढ़ती चली जा रही थी, मगर तभी बरस आता है 1996 और सोनू की सियासी यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट बनकर आती है एक लाल रंग की डायरी, जैन हवाला कांड की डायरी, जिस डायरी ने इस देश के बड़े बड़े राजनेताओं के चेहरों को हमेशा हमेशा के लिए धुआं कर दिया। इस डायरी के पन्नों में कुछ नाम कोडेड भाषा में लिखे हुए थे, जिन नामों को कथित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त बताया जा रहा था, और नामों की इन्हीं कतार में एक नाम था KN। लोगों ने कहा यह कमलनाथ है, जो सोनू का आधिकारिक नाम हुआ करता था। जाहिर है 1996 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आया ये राजनीतिक जिन्न कमलनाथ की सियासी उम्मीदवारी की बलि ले गया था, मगर बरस डेढ़ बरस के भीतर ही पूरी राजनीतिक बेशर्मी के साथ इस डायरी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और बरस 1998 के लोकसभा चुनाव में अपने गढ़ छिंदवाड़ा से दोबारा झंडा बुलंद कर भारतीय जनता पार्टी के सुंदर लाल पटवा को 20,000 वोटों से अधिक मार्जिन से हराकर कमलनाथ ने दोबारा लोकसभा में अपनी सदस्यता पक्की की और तब से लेकर 2023 यानी आज की घड़ी तलक छिंदवाड़ा के भीतर कमलनाथ का झंडा बुलंद है। तो इंदिरा के तीसरे बेटे सोनू उर्फ कमलनाथ की यह कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।